नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, मैं 4-5 कंट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। लाटविया की अपडेशंस के बारे में, जर्मनी की अपडेशंस के बारे में, स्वीडन की, फ्रांस की, एज़ वेल एज़ कनाडा की। इन 4-5 कंट्री के बारे में एक जनरल डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले लाटविया का बहुत समय से इंतज़ार था हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि अम्बेसी कब अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी, कब हम अपने फाइल्स अम्बेसी के अंदर सबमिट करवा पाएंगे। जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनका वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ चुका है। तो ये देखिए, शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ हैं। उन्होंने एक थर्ड एजेंसी को हायर किया हुआ है कुछ अम्बेसीज़ ने। ड्यू टू क्या है कि लोग बहुत ही फेक और फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं वीज़ा पर्पज़ के लिए। इवन एकेडमिक डॉक्यूमेंट, IELTS एज़ वेल एज़ आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, ये सारे के सारे फेक यूज़ करके एम्बेसी से वीज़ाज़ लेने की कोशिश की है। लोगों ने लिए भी हैं वीज़ा, बट उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है या एम्बेसीज़ है उनको पता चल गया कि लोग किस हद तक अपने फेक डॉक्यूमेंट लगा कर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से जो लाटविया एम्बेसी है और भी कुछ शेंगन एम्बेसी है 26 कंट्रीज़ में, हमें मालूम है कि कौन कौन सी वो एम्बेसीज़ हैं जो कि ये थर्ड एजेंसी को हायर करके आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा पाते हैं। जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होते तब तक एम्बेसी आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसके अंदर वो आपके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी ITRs है, आपका पैन कार्ड है, उसको वेरीफाई करती है। यह हेलो वेरीफाई एजेंसी है जो कि लाटविया कंट्री ने हायर की हुई है। तो यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपना वीज़ा डालना है, स्टूडेंट वीज़ा, तो इस एजेंसी के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होंगे, तब जाकर लाटविया एम्बेसी आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेगी। तो लाटविया एम्बेसी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट देनी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन आ चुका है तो आप अपनी इमीडिएटली फ़ाइल एम्बेसी में डाल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। अगर आपका वहाँ से भी यूनिवर्सिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, AIC डिसीजन भी आ चुका है और आपके डॉक्यूमेंट हेलो वेरीफाई एजेंसी से वेरीफाई हो चुके हैं, उसके अंदर उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई हुई हैं। एक तो FTS स्कीम। तो FTS स्कीम क्या है? फ़ंड ट्रांसफ़र स्कीम है कि जो बच्चों के लिविंग एक्सपेंसेस अगर बच्चा उस कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। देखो, लाटविया में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है बट मैंडेटरी नहीं है। तो आप बैंक की, वहाँ की लाटविया बैंक की वो स्टेटमेंट लगाकर अपना यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो एग्रीमेंट की कॉपी आएगी FTS की, वो साथ में लगानी पड़ेगी, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए अलग टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप NRI हैं, फ़ॉरेन में रह रहे हैं, आपके बच्चे ने अप्लाई करना, तो आपके लिए डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट है। वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। लाटविया में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाटविया में आपने एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटीज़ ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या पूछती है, किस टाइप का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। लाटविया एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है। जब आपने अपना केस जहाँ पर सबमिट करवाना है, उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तो लाटविया का अपडेट था। अभी हम आते हैं जर्मनी के ऊपर और स्वीडन के ऊपर। पहले स्वीडन का अपडेट बताएं। स्वीडन जो इमिग्रेशन है उसने सितंबर इनटेक वाले जितने भी बच्चों ने अपने रेजिडेंसीज अप्लाई किए, जिनके एडमिशन आ चुके हैं, उसके ऊपर डिसीजन देना धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया है। लोगों के डिसीजन आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ को इंटरव्यू आ रही हैं, कुछ की कोई ऑब्जर्वेशन लग गई है। वहाँ की इमिग्रेशन ने आपको बता दिया कि ड्यू टू दैट शॉर्ट कमिंग आप ये डॉक्यूमेंट भेजें, तब हम आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेंगे। अगर आपको स्वीडन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं लग पा रहा है, आपकी कोई इंटरव्यू आ चुकी है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, या स्वीडन इमिग्रेशन ने आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस लगा दी हैं, उसका आप कोई प्रॉपर कंक्रीट रिप्लाई देना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपका स्वीडन का इन केस वीज़ा रिफ्यूज भी हो जाता है तो आपको फुल राइट है वहाँ पर अपील करने के, बट कंडीशन टू
आपकी हमें रिफ्यूज़ल चेक करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं। तो इसी तरीके से जेन इनटेक स्वीडन का ऑलरेडी ओपन है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। जिन बच्चों ने जेन इनटेक में स्वीडन में जाना है, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं विद स्पाउस या सिंगल, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। जर्मनी के मेरे पास 2 बच्चों ने अप्रोच किया जिनका रिसेंटली रिफ्यूज़ड आया है जर्मन से स्टूडेंट वीज़ा का। वो बच्चों ने मेरी वीडियो देखी, उसके अंदर उसने फाइंड आउट किया कि वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल या वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ का कोई भी रिफ्यूज़ल आप में काफ़ी एक्सपर्ट है। उसने अपना रिफ्यूज़ल भेजा। रिफ्यूज़ल के अंदर ये लिखा हुआ है दोनों के अंदर कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो दैट रीज़न वी आर रिफ्यूज़िंग। तो उन बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि सर हम इसकी अपील डालें। मैं कहा इसमें अपील डालने का क्या फ़ायदा है, तो आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो उसका हम क्या जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। हाँ, उन्होंने कोई डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशन लगाई है तो देन वी कैन फाइट विद देम। तो अभी उन बच्चों ने ये कहा कि सर अभी हमें ऑप्शंस दे दिए शेंगन के, मेरा शेंगन का ऑलरेडी जर्मन का रिफ्यूज़ है या ऑलरेडी शेंगन का स्टूडेंट वीज़ा 3 या 4 कंट्री से रिफ्यूज़ है, तो अभी मैं कौन सी शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्री के अंदर वीज़ा डालूँ, यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वीज़ा के और एडमिशन के। तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन ने उनको ओपिनियन दिए हैं। तो अगर आपका शेंगन का किसी भी टाइप का वीज़ा रिफ्यूज़ड है, चाहे स्टडी या टूरिस्ट, तो आप मेरा ओपिनियन लीजिए। आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, रिफ्यूज़ल देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको मैं कौन सी कंट्री के अंदर डालूँ, यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं दोबारा वीज़ा मिल जाए। मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, क्लाइंट रजिस्टर्ड भी होते हैं, उनका हम एडमिशन भी अप्लाई करते हैं। कईयों का एडमिशन आ भी जाता है, कईयों का रिजेक्ट भी हो जाता है, बट उसमें हमारी कोई बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स उस स्टूडेंट्स के कि हाँ उसका रिजेक्ट हो गया तो इन बच्चों का आ गया। अगर 2 बच्चों का रिजेक्शन आया भी है तो अगर उनके अंदर पेशेंस है तो उनको हम अनदर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्री स्टडी होती है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन को आपने क्लियर करना, आपकी प्रोफाइल ने क्लियर करना है, तो मैं उसमें क्या कर पाऊँगा अगर आपका एडमिशन। बट मेरे पास स्टिल ऑप्शंस रहते हैं। अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर इम्पेशेंस से तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि एडमिशन के लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है 3-3 महीने से लेकर 5-5 महीने लगते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो बच्चा डिमोरलाइज ज़रूर होता है। बच्चा डिमोरलाइज नहीं होता, हम खुद भी डिमोरलाइज होते हैं जब एडमिशन नहीं आता। बट फिर मैंने बता दिया, तभी जब भी हम किसी भी कंट्री का बच्चे का केस लेते हैं तो उसको हम ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको साथ में पैरेलल अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शन रखें, ताकि आपका 5 महीने या 6 महीने का टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्टली हम प्रायोरिटी आपकी जर्मन को ही देंगे। तो अभी जर्मन भी हो गया, स्वीडन भी हो गया, तो अभी हम फ्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांस के 3 बच्चों ने अभी रिसेंटली मुझे अप्रोच किया है, उनका रिफ्यूज़ल आया है, और बच्चों की प्रोफाइल भी कितनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। स्टडी के अंदर 3-4 साल का गैप था, विदाउट IELTS उन्होंने केस डाला था। वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर 7 से 8,000 यूरो भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाए हुए 1 साल की फ़ीस। तो फ्रांस ने उनका वीज़ा इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया कि आपने अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं लगाया हुआ साथ में। तो बच्चा कह रहा है तो अभी डालूँ मैं उसमें, मैं क्या डालने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो अगर आप मेरे पास भी आते अपनी प्रोफाइल लेकर कि मैंने फ्रांस में जाना है, तो मैं नेवर एवर रिकमेंड करता आपकी प्रोफाइल जो है, हाँ आपके IELTS है, परसेंटेज अच्छे हैं, स्टडी में गैप कोई लिमिटेड है, तो देन आई विल डेफिनेटली पुट योर एप्लीकेशन वहाँ की फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तब तो क्वेश्चन आना नहीं था कि आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो पाए। कनाडा के ऊपर आते हैं। कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी बच्चों को अभी वीज़ा देने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। अभी देखने में क्या आया है, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम बच्चे को जो अभी जो वीज़ाज़ आ रहे हैं उन बच्चों को मिल रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं और जिनका कोई स्टडी में गैप नहीं था, IELTS प्रॉपर था, SDS के अंदर डाले हुए थे। नॉन SDS के भी आए हैं, SDS के उनको तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं। सेकंड, उन बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं जिन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन अप्लाई किए थे। यूनिवर्सिटी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत ही अच्छा रहा है। इसके अंदर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप पिछला डाटा स्टार्ट उठाकर देखिए, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। हमें 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। हमें 14 से 15 साल के पहले की भी हिस्ट्रियाँ मालूम है, 14 से काम करते हमें हो गए, उससे पहले भी हम देखते थे होता क्या है। तो आप हिस्ट्री उठाकर देखिए UK की, ऑस्ट्रेलिया की। तो जब ऑस्ट्रेलिया को और UK को स्टूडेंट चाहिए थे
आज से 5 साल 10 साल पहले वहाँ पर बच्चे एक्सक्लूसिवली डिप्लोमा करने के लिए जाते थे, वहाँ पर जो कॉलेजेस खुले थे छोटे छोटे कमरों में। तो ऑस्ट्रेलिया भी और यूके गवर्नमेंट भी बच्चों को धड़ाधड़ वीज़ा देती थी। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 4 या 5 साल से, यूके में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, दे आर ओनली प्रेफरिंग कि अगर बच्चा वहाँ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो तभी ही हम वीज़ा देंगे, मतलब उसमें वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली जो आगे कॉलेजेस में डालते हैं। तो आने वाला ट्रेंड जो मेरा अपनी प्रजम्पशंस हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये सिचुएशन में भी आने वाले टाइम में आपको कनाडा के अंदर भी देखने को मिलेगी, कि वो भी कहेंगे कि अभी हम जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ में ही ज़्यादा वीज़ा देंगे व्हाट्सोएवर है। मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं इसमें ये भी मैं बता दूँ, जो बच्चे नॉन एसडीएस में अप्लाई करते हैं उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि अगर उन्होंने नॉन एसडीएस के अंदर अप्लाई करना है, उनकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं बन पा रही, तो उनको अपनी जो प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटीज़ को देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉलेजेस को, ताकि आपको वीज़ा मिलने में मैक्सिमम चांसेस रहें। और बच्चों की अभी मुझे जो क्वेरीज बार बार आ रही हैं कि सर पोलैंड के बारे में अपडेट करिए, माल्टा के बारे में अपडेट करिए। मैं फिर बता दूं, माल्टा ने अभी तक खोले नहीं है अपने कोई भी एप्लीकेशन सेंटर स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं वैसे भी पिछले साल 2 साल से रिकमेंड कर रहा हूं कि मत डालें फाइलें, फ़ायदा है नहीं कुछ भी, वीज़ा वूज़ा तो ऐसे ही है, पहले तो फाइलें नहीं पड़ेंगी। तो पोलैंड में तो टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट है। लोग वर्क परमिट ले आते हैं पेपर, सर मेरी अपॉइंटमेंट ले दीजिए, मेरी फ़ाइल भर के सबमिट करवा दीजिए, हम तो करवा देंगे, हम अब पैसे ले लेंगे अपने। और जब बच्चा हमारे पास आता है हम तब भी बता देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका लक है, ट्राई है, जो आप इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी भी कंट्री से रिलेटेड रहती है तो हम इमीडिएटली अपने चैनल के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मोर देन 900 से ज़्यादा है, उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज़ करके देख सकते हैं। मैं डेली अपने चैनल के ऊपर 2 वीडियोज़ डालता हूँ, वो की टोटली इन्फॉर्मेटिव रहती है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करना पड़ेगा अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं। अगर वो आप बेल आइकन को पुश कर देंगे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।